तमन्ना, नोटबंदी के करीब 4 महीने बाद भी कंपनियां, सरकारें और आम जनता समझने की कोशिश में है कि इसका इम्पैक्ट आखिर क्या रहा। खासकर जीडीपी को लेकर अलग अलग अटकलें लगाई गई थी। प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने 2% तक की जीडीपी गिरावट का अनुमान लगाया था नोटबंदी के बाद, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की तिमाही के लिए जारी हुए जीडीपी अनुमान के आंकड़े बिल्कुल अलग तस्वीर बताते हैं। इनके मुताबिक तीसरी तिमाही में जीडीपी 7% रहेगा और पूरे साल में ये 7.1% हो सकता है। तो अब सवाल उठता है कि क्या नोटबंदी के बाद जीडीपी में बड़ी गिरावट का अनुमान लगाने वाले गलत साबित हुए हैं? कोई कह रहा था 2% जीडीपी कम हो जाएगा, कोई कहता था 4% जीडीपी कम हो जाएगा। एक तरफ वो विद्वानों की जमात है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नाम पर बात करते हैं, एक और गरीब मां का बेटा है जो हार्ड वर्क के द्वारा देश की अर्थनीति बदलने पर लगा हुआ है। भाइयों, पीएम मोदी का ये हमला उन अर्थशास्त्रियों पर है जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि नोटबंदी से इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाएगा। इनमें से प्रमुख है हार्वर्ड में पढ़ाने वाले जाने माने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन। नोटबंदी के बाद कई बड़े जानकारों ने कहा था कि इसका जीडीपी पर बुरा असर पड़ेगा। उनमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शामिल थे। माय ओन फीलिंग इज दैट द नेशनल इनकम, दैट इज द जीडीपी ऑफ द कंट्री can decline by about 2 percentage point as a result of what has been done. It is a case of organized loot and legalized plunder. लेकिन जीडीपी के ताजा आंकड़े कुछ और ही तस्वीर दिखाते हैं। सीएसओ के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार 7% रही है। सालाना आधार पर 0.2 और तिमाही आधार पर 0.4% की मामूली कमी आई है। डिमोनेटाइजेशन के बाद भी सबसे तेजी से विश्व के अंदर बढ़ना, ये उसके अनुकूल है जो हम लोग उस वक्त कहते थे। हालांकि कांग्रेस के साथ कई एक्सपर्ट भी जीडीपी के ताजा आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं। ये जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वो बनाए जा रहे हैं, संदेहजनक हैं। कोई भी अर्थशास्त्री इन पे यकीन नहीं करेगा। अब कांग्रेस भले ही बचाव करे, लेकिन जीडीपी के ताजा आंकड़ों ने सरकार को बड़ा हथियार दे दिया है और नोटबंदी के आलोचकों को करारा जवाब दी। तो क्या नोटबंदी के बुरे असर को वाकई बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था, या फिर अकेले जीडीपी के आंकड़े से नोटबंदी का पूरा इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है? क्या है सच्चाई और क्या अब जीडीपी में भारी गिरावट की भविष्यवाणी करने वालों को सफाई देनी चाहिए? क्या सफाई देनी चाहिए कि क्यों कहा था 2% और 4% गिरेगी जीडीपी, या आज जो कह रहे हैं कि इन आंकड़ों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्या उनको समझाना चाहिए कि ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? आपसे भी हमारे लिए एक सवाल है। हम पूछ रहे हैं कि क्या 7% जीडीपी ग्रोथ से नोटबंदी के आलोचक गलत साबित हुए हैं? हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं। ट्विटर हैंडल पर हमारे जाना है CNBC_आवाज पर और अपनी राय देनी है। SMS भी आप कर सकते हैं 51818 पर। और आइए आपको हमारे आज के पैनल से मिलवाते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा, कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा, जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी, ब्लैक मनी और ब्लैक मनी इकोनॉमी पर दशकों से काम करने वाले अर्थशास्त्री अरुण कुमार, उन्होंने इस पर एक किताब भी लिखी है, बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर AK भट्टाचार्य, मार्केट एक्सपर्ट अभय आयमा और SKA एडवाइजर्स के चेयरमैन सुनील अलग। स्वागत है आप सबका। भट्टाचार्य जी, आपसे मैं शुरू करूंगी। आप कैसे देखते हैं इन आंकड़ों को? देखिए, इस आंकड़ों को दो तरह देखा जा सकता है। पहली बात तो ये है कि एटलीस्ट 6 पॉइंट में आप देखेंगे, 6 मैं बिंदु में देखता हूं कि जो डिमोनेटाइजेशन का जो इम्पैक्ट जो है वो एकदम नहीं है। मान लीजिए जो एग्रीकल्चर का जो एक बड़ा ग्रोथ हुआ है उसमें कोई डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। अगर आप माइनिंग का देखेंगे उसमें भी बहुत बड़ा इजाफा आया है। मैन्युफैक्चरिंग जो कि घटना चाहिए था उसमें 6.9% Q2 में से 8.3% बढ़ गया। वो बहुत ही अजीब सा एक इंक्रीज दिख रहा है मुझे। प्राइवेट कंजम्पशन जो कि घटना चाहिए था वो बढ़ गया है। तो मुझे लगता है कि अगर प्राइवेट कंजम्पशन देखेंगे, कैपिटल गुड्स यानी फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन देखेंगे या गवर्नमेंट स्पेंडिंग देखेंगे, इसमें सारी चीजों में जो इजाफा हुआ है उसने काफी
प्रश्न उठते हैं, उससे लगता है कि शायद ये जो जीडीपी के नंबर जो हैं, ये डिमोनेटाइजेशन के इम्पैक्ट को कैप्चर नहीं कर रही हैं। पर यह भी बोलना साफ में सही नहीं होगा कि डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट इस नंबरों में नहीं आया है। अगर आप देखें कि टोटल जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एग्रीकल्चर ग्रोथ को अगर आप टोटल जीडीपी से अगर अलग कर दें, तब आप क्लियरली साफ देखेंगे कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ माइनस एग्रीकल्चर और माइनस गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्चुअली 2 परसेंटेज पॉइंट घटी है। तो मुझे लगता है कि जो आंकड़े जो हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग, प्राइवेट कंजम्पशन और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की तरफ देखेंगे तो बहुत ही आश्चर्य होता है ये कैसे बढ़ गया। पर अगर आप एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को हटा दें उस नंबर से, फिर देखेंगे तो डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट जरूर आया है। क्योंकि अगर आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देखेंगे, रियल एस्टेट सेक्टर में देखेंगे, फाइनेंस सेक्टर में देखेंगे, ये तीनों सेक्टरों में जो ग्रोथ है बहुत बहुत नीचे आ गया है। तो मुझे लगता है कि जो पिक्चर जो है वो एकदम यूनिपोलर पिक्चर नहीं है, ये मल्टीपोलर पिक्चर है। यूनिपोलर या मल्टीपोलर हो, फैक्ट ये है कि जीडीपी क्या होने वाली है नोटबंदी के बाद, ये एक राजनीतिक विषय बन गया है। इसका जिक्र आज प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में भी किया है। अरुण जेटली जी इसका सहारा लेकर कह रहे हैं कि देखिए सब गलत कह रहे थे। तनेजा जी, जो ए.के. भट्टाचार्य जी कह रहे हैं उस पर आपका क्या जवाब है? क्या ये आंकड़े असली तस्वीर नहीं दिखा पा रहे हैं? क्या आप कह रहे हैं कि नोटबंदी का कोई असर नहीं पड़ा? मैं सुन रहा था ए.के. भट्टाचार्य जी ने ऐसा तो नहीं कहा। उन्होंने अपने हिसाब से एनालिसिस किया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई असर नहीं पड़ा है, कोई असर इसका जो जीडीपी तो आप देख रहे हैं जो फिगर है। कल जो फिगर आई है 2 जगह से आई है। हमारी सरकार की फिगर है जो वही आधार, वही बुनियाद, वही तरीका जो पिछले 10 सालों से चल रहा है। कोई ऐसा तो है नहीं कि हमने उसको कोई नया इन्वेंशन कर दिया। और दूसरी फिगर ओईसीडी की आई है। कल ओईसीडी जो कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों की संस्था है, एक तरह का थिंक टैंक है, उन्होंने भी 7% ग्रोथ की बात करी है और कहा है आने वाले समय में वो बढ़ने वाली है। तो अब देखिए, अगर हम डिनाइल मोड में रहना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि हमको बर्दाश्त नहीं होता कि बीजेपी सत्ता में कैसे आ गई, तो फिर हम आंकड़ों से भी खेलेंगे, कंट्री की इमेज भी खराब करेंगे। अभी आप कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना रही थी, है ना, वो कह रही थी ये सब झूठ है। अब देखिए वो साहब मंत्री रह चुके हैं। पूरे दुनिया के अंदर क्या सिर्फ छोटा सा पॉइंट स्कोर करने के लिए पूरे 1 अरब 30 करोड़ लोगों की जो उपलब्धि है उसको दुनिया के सामने वो नकार रहे हैं। ऐसे लोग संसद में बैठे हुए हैं हमारे देश में आज, है ना। यानी उनको अपनी पॉलिटिकल पार्टी के पॉइंट स्कोर करने के लिए पूरे सुन लीजिए वो नकार रहे हैं, है ना। अब ये जब इस तरीके के लोग हैं, दूसरी तरफ आप देखिए एग्रीकल्चर, आप देख रहे हैं जो डेटा आपके सामने है, आप ये देख रहे हैं इसके अलावा कि जो तमाम तरह के लोग आए, रेनकोट इकोनॉमिस्ट आए, संसद में क्या बोल दिया, कहाँ गया, दिखाइए ना सब, अब बात को बताइए। नहीं देखिए, लेकिन जो सवाल उठाए हैं, एयर इंडिया सवाल उठा रही है भारत में, लेकिन एम्बिट जैसी संस्था ने भी सवाल उठाए हैं इन आंकड़ों पे, उसमें हम डिटेल में आगे जाएंगे। लेकिन संजय झा, आपका जवाब, मनमोहन सिंह जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, ओईसीडी का मैंने पहले जिक्र किया है। ओके, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि 2% जीडीपी में गिरावट आएगी, स्पेसिफिक जीडीपी की उन्होंने बात की। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि सीएसओ के अब तक जो आंकड़े आए हैं वो पूरी तरह उस पीरियड को कवर नहीं करते हैं। जब अगले आंकड़े आएंगे, अगर उसे रिफ्लेक्ट करेंगे तो उसमें भारी गिरावट आएगी। ऐसा नहीं हुआ है और आपको मानना होगा कि एग्जैजरेशन था। तमन्ना जी, हमने जो पढ़ा है उससे ये लगता है कि ये पूरा अविश्वास का एक पात्र है। ये बहुत ही संदेहजनक है और इसका कारण मैं समझता हूं बहुत साफ है। तनेजा जी को समझना चाहिए कि आज भी चीन बहुत ही एक महान देश है, जहां पर अर्थव्यवस्था को यदि आप लेके उनको गिनिएगा, लेकिन आज भी दुनिया को काफी चिंता होती है उनके आंकड़ों पर, और भारत को वैसा देश न बना दे। देखिए, यहां पर मैं उनके साथ इसमें बहस नहीं करूंगा कि किसने क्या कहा, लेकिन ज्यादातर के जितने विशेष या जो समझने वाले हैं अर्थव्यवस्था को भारत में और विदेश में, सभी ने इस बात का अनुमान किया कि भारत की जीडीपी पर इसका बहुत नकारात्मक असर होगा नोटबंदी का। अब मैं आपको 2 आंकड़े यहां बताना चाहूंगा। तमन्ना जी, गौर कीजिए इस पर। पिछले दिसंबर का इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नकारात्मक रहा, उसका यहां पर तो कोई असर ही नहीं दिखाई दे रहा है।
क्रेडिट ऑफटेक जिसके कारण ही आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, वो 60 साल में जितना कम हुआ है उतना कभी नहीं हुआ था जितना अब हुआ है। ओके, इसका कोई इंपैक्ट ही नहीं है। क्रेडिट हो ही नहीं रहा है तो इन्वेस्टमेंट कहां से हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। प्राइवेट सेक्टर के पास अनइंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, उनके पास कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के लिए ढेर सारी कैपेसिटी है, तो वो क्यों न्यू इन्वेस्टमेंट करे, ये प्रश्न उठता है। और नोटबंदी के बाद तो मांग गिरी थी। आप यदि कंज्यूमर गुड्स सेगमेंट को देखिएगा तो कंज्यूमर गुड्स के जो औद्योगिक जो उत्पादन था वो तो उसको तो कम होना चाहिए, क्योंकि मांग कम हुआ था, यहाँ मांग बढ़ाया गया। एक मिनट, तो ये तो मैं समझता हूं कि एक तरीके से कहीं, और मुझे दुख हो रहा है ये कहते हुए, क्या ये फर्जी सर्वे है, नहीं, क्या ये नकली सर्वे है? सीएसओ यदि ये होगा अनुमानों को फर्जी बताना, सीएसओ के अनुमान को फर्जी बताना बहुत बड़ा आरोप है, क्योंकि पूरी दुनिया इन आंकड़ों को देखती है। अभय आयमा, पूरी दुनिया और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स और दुनिया भर के मार्केट्स हमारे अनुमान के बेसिस पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स डिसाइड करते हैं, और अब कहना कि ये विश्वास के पात्र नहीं है, किस तरह का इम्पैक्ट है और क्या इसमें दम लग रहा है आपको, क्या ये जायज है ये कहना? देखिए, पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर कीजिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कंट्रीज इमेज। वो कोई भी पार्टी हो, ये बहुत शर्मनाक बात है कि आप अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए एक देश की जो इमेज है, जो क्रेडिबिलिटी है, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। सो इट्स अ शेमफुल थिंग, आई वुड से टू बिगिन विथ। मेरा मानना ऐसा है कि जीडीपी डेफिनेटली कम हुआ है, बट इट इज नॉट बीन मैनिपुलेटेड। अगर थोड़ा, जो यहाँ पैनल पे बैठे हैं, अगर थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज करें, द फैक्ट इज कि एक काफी पैरेलल जो है, इंडस्ट्रियल हो, कंज्यूमर कंजम्पशन हो, जो कि पैरेलल इकोनॉमी चल रहा था, कैश में चल रहा था, वो रिपोर्ट नहीं होता था। अब बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन वो सिस्टम में आ गया है और वो रिपोर्ट हो रहा है। तो जीडीपी बिल्कुल मेरे हिसाब से एक्चुअल टर्म्स में घटा है, बट इन रिपोर्टिंग टर्म्स, बिकॉज द अनऑफिशियल इकोनॉमी इज ऑल्सो बीइंग रिपोर्टेड, उसको ऐड करेंगे तो वो सेम लेवल पे आया है। तो वो नजरिया देखें तो वो अपना पॉलिटिकल पॉइंट भी स्कोर कर सकते हैं कि भाई जीडीपी घटा है, बट ये इट्स रियली सैड अगर कोई कहता है कि हमको इन नंबर्स पे, अपने ही देश में रह के अगर आप कहते हो हमको इन नंबर्स पे भरोसा नहीं है या चीन से तुलना की जा रही है, देन यू आर फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स आप बहुत खराब गेम खेल रहे हैं। तो अगर आपको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना है, मैं आपको पॉइंट दे रहा हूं कि जीडीपी घटा है, बट द पैरेलल इकोनॉमी जो रिपोर्ट नहीं हो रही थी वो रिपोर्ट हो रही है। आप देखिए, जो सबसे बड़ा नंबर है वो कंजम्पशन का नंबर है। कंजम्पशन का नंबर, पहले हम अगर कुछ खरीदते थे, कैश में खरीदते थे, वो रिपोर्ट नहीं होता था। अब वो आप अगर चेक के थ्रू हो रहा है तो दैट इज एडिंग ऑन। सो इवन इफ द जीडीपी हैज गॉन डाउन, पुट टुगेदर इट इज शोइंग द सेम नंबर। व्हाई डू यू वांट टू क्वेश्चन द नंबर्स ऑफ द कंट्री व्हिच इज नेवर बीन क्वेश्चन बिफोर? ओके, तो अभय आयमा का पॉइंट है कि आप तर्क रखें, लेकिन जब आप जीडीपी आंकड़े क्वेश्चन करने लगते हैं, केसी त्यागी जी, जब आप जीडीपी आंकड़े क्वेश्चन करने लगते हैं और चीन से उसकी तुलना करने लगते हैं, तो आप बहुत बड़ा हार्म कर रहे हैं भारत के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये उनका कहना है। जी नहीं, भारत तो सभी का है, और हमारी जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उन्होंने तो डिमोनेटाइजेशन का भी उन्होंने समर्थन किया है। इसलिए तनेजा जी का या इनका ये कहना कि भारत के साथ हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं या हमारी कोई निष्ठा कम है, प्रधानमंत्री ने एक सूत्री प्रोग्राम कैसे बना लिया। आज अखबार में रिपोर्ट छपते ही प्रधानमंत्री की सारी सभाओं में इसी पर भाषण हुए हैं। डॉक्टर अमृत सेन, जिसको श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे उनके दोनों के नेता थे, उन्होंने भारत रत्न दिया था, वो उसी को रिडिक्यूल कर रहे हैं डॉक्टर अमृत सेन को। इनके भी नए इकोनॉमिस्ट हैं, पनगड़िया साहब हैं, अरविंद सुब्रमण्यम साहब हैं, वो फ्री मार्केट इकोनॉमी के सलाहकार और प्रोपेगेटर हैं। लेकिन सीएसओ के जो आंकड़े हैं मैम, वो पहले भी डिस्प्यूट हुए हैं। रघुराम राजन जो पहले अपने गवर्नर थे, जिसको हमारे मित्र तनेजा जी और ये नहीं मानेंगे, उन्होंने भी कहा था कि जीडीपी निर्धारित करने वाली जो मेथोडोलॉजी है में गुणवत्ता में सुधार लाने की बात है। दूसरा, आपने कृषि के आंकड़ा भी बताया, तो मैं एग्रीकल्चरिस्ट भी हूं, थोड़ी रुचि भी रखता हूं, तो आपको मैं निराश नहीं करना चाहता। लेकिन शुरू के 2 अनुमानों में सरकार द्वारा गेहूं उत्पादन का अनुमान 9.38 करोड़ टन रखा गया था। अब जो लेटेस्ट है
वो घट करके 9.35 हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के और कंज्यूमर अफेयर के आंकड़े हैं। तीसरा मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे मित्र बैठे अलग जी, इनका पुराना विभाग है, इसमें एफएमसीजी के वस्तुओं की बिक्री में 30 से लेकर 70% तक की कमी आई है। और जो इनके पुराने ब्रिटेनिया के एमडी हैं वरुण बेरी जी, उनका साबुन, सर्फ, पेस्ट, पैक्ड फूड, इन सब की बिक्री में भारी गिरावट आई है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि एचएसबीसी भी एक संस्था है जो तय करती है जीडीपी ग्रोथ के बारे में समय समय पर। उसने पहली तिहाई में 7.1 थी ऐसा करके कहा है, लेकिन अब उसका आंकलन है कि 1% ये कम हो गई है। और जो आईएमएफ है, जिसको कई बार अभी आप अगले महीने कोट करेंगे जब चुनाव खत्म हो जाएगा यूपी का, तब नए आंकड़े फिर आएंगे। मैं आपको एडवांस से बता रहा हूं, आईएमएफ ने जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटाकर 6.6 बताया। तो अगर देश की इकोनॉमी खराब होगी तो उसका हम पे भी असर पड़ेगा, खाली बीजेपी पे नहीं पड़ेगा। द कंट्री बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस। लेकिन प्रधानमंत्री इसको जब चुनाव का मुद्दा बनाएंगे तो हम भी देश को बताने का अधिकार है कि ये आंकड़े ये नहीं है। ये तो फैक्ट है कि चुनाव का मुद्दा भी है, चुनाव का मुद्दा भी है। सुनील, अलग आपकी बात उन्होंने की है, एफएमसीजी में वाकई डिमांड के कम होने की बात आई थी शुरुआत में। क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है? एक एक्सप्लेनेशन ये भी दी जा रही है कि क्योंकि कुछ दिनों तक पुराने नोट चलने दिए गए तो उस समय पर लोगों ने काफी खरीदारी पुराने नोटों से की है, शायद वहां से कवर अप हुआ होगा। नहीं, एक मिनट में तो जो त्यागी जी अभी कह रहे हैं वो बिस्किट के बारे में, ब्रिटानिया का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 6% वॉल्यूम बढ़ा है। इफ यू सी द रिजल्ट्स ऑफ दैट क्वार्टर, 6% उनकी वॉल्यूम बढ़ी है। यूर राइट, नवंबर में 20% गिरा था, दिसंबर, मिडिल ऑफ दिसंबर से वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया है और जनवरी में और भी बढ़ गया है। तो अगर आप उनका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो क्वार्टरली रिजल्ट्स देते हैं उसमें 6% उनकी वॉल्यूम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बढ़ गई है। So please don't question that. I agree that from 8th November, during November, सबके वॉल्यूम गिरे थे। उसके बाद दिसंबर में थोड़ा बढ़ने लगा और मैं आपके प्रोग्राम में आके कह रहा था प्लीज वेट टिल फरवरी, आप देखेंगे जनवरी में भी बढ़ रहा है और फरवरी में बढ़ता जाएगा। और जो पहले जो उन्होंने कहा, अभय जी ने कहा था, बिल्कुल अगर हम क्वेश्चन करेंगे, देखिए इतने सालों से यही फिगर है जीडीपी की। अभी आप क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस भी क्वेश्चन करेगी, सब करेंगे क्योंकि अब उनको सूट नहीं करता है फिगर्स। अगर आप देखें तो उस वक्त जब अब 2014 में जब मोदी जी ने फॉर्म किया था तो जेटली जी ने आराम से वो कह सकते थे कि फिगर ऑफ फिस्कल डिफिसिट इज रॉन्ग। चिदम्बरम जी ने सारा अपना जो एक्सपेंडिचर था अप्रैल में लगा दिया था, बट ही सेड द नेशन इज इंपॉर्टेंट। नाउ देयर इज नो पॉइंट। और मनमोहन सिंह तो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनको मालूम है कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट हुआ जाता है। और वो जब कहने लगे कि 2% गिरेगा, अगर नहीं हुआ, आई रिस्पेक्ट हिज व्यू, प्लीज अंडरस्टैंड, आई रिस्पेक्ट, एवरीबॉडी वाज ट्राइंग टू आउट गेस। अब जिन्होंने गलती किया, आई वुड हैव बीन द फर्स्ट वन टू से मेरी गलती हो गई है। अब आपको डिफेंड करना है और अपने नेशन को नीचे गिराना है। गलती हो गई है तो मान लीजिए, गलती हो गई है तो मान लीजिए, कहना सुनील अलग साहब। प्रोफेसर अरुण कुमार, क्या खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति बन रही है? क्योंकि मापदंड एक ही है, किसी क्वार्टर पसंद आया, किसी क्वार्टर पसंद नहीं आया, उसके बेसिस पर उसकी क्रेडिबिलिटी को क्या क्वेश्चन करना चाहिए, ये मेरा आपसे सवाल है। देखिए, मैंने अभी एक नई किताब लिखी है ब्लैक इकोनॉमी पे, और उसमें मैंने ये चीज डिस्कस किया है कि हमारा इकोनॉमी में क्या असर होगा नोटबंदी का। तो मेरा मानना है कि हमारा जो असंगठित क्षेत्र है उस पर बहुत भारी असर हुआ, लेकिन जो हमारा जीडीपी का आंकड़ा आता है वो एक अनुमान होता है। वो अनुमान लगाया जाता है इस आधार पे कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें जो हो रहा है, जो संगठित क्षेत्र में, वही असंगठित क्षेत्र में हो रहा है। तो यानी कि अगर द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इस्तेमाल होता है कि आप इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में अगर बढ़ा था तो वही अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी होगा, पर ये बात अब हो नहीं रही है। तो अभी जो समस्या है वो ये है कि अब एक नई मेथडोलॉजी की जरूरत थी ये डिमोनेटाइजेशन के लिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन तो आज तक कभी आई नहीं कि असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो असली में गिरावट आई वो शुरू में नवंबर दिसंबर में वो
असंगठित क्षेत्र में आई, जो हमारी अर्थव्यवस्था का 45% है। तो अगर 45% में असर आ रहा है तो वो हमारे जो जीडीपी के आंकड़े हैं वो उसमें दिखाई नहीं पड़ेगा। दूसरी बात है जो कृषि में हम कैसे अनुमान लगाते हैं, वो एकरेज के हिसाब से अनुमान लगाते हैं, लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी गिर गई तो एकरेज को काउंटर कर देता है। तो क्योंकि 2 ड्राउट ईयर थे पहले, तो उन ड्राउट ईयर की वजह से अभी इस साल 7% हमारा एकरेज बढ़ गया है। अरुण कुमार जी, द कैलकुलेशन इज द सेम थिंग। अगर प्रोडक्टिविटी गिरी है तो उससे असर ये होगा जो मेथडलॉजी है, मेथडलॉजी पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। मेथडोलॉजी चेंज करिए अभी ना। मेथडोलॉजी 5-6 साल से वही मेथडोलॉजी है। आपको पढ़ के मैं आपको मेरे सामने है, वो यहाँ लिखा है कि एडवांस एस्टिमेट इज बेस्ड ऑन द बेंचमार्क एस्टिमेट। तो ये लिखा हुआ है जो आपका जो आंकड़े अभी नहीं देखिए नहीं जो अभी जो रिलीज हुआ है जो देखिए जो रिलीज हुआ है उसमें लिखा है द अप्रोच फॉर कंपाइलिंग द एडवांस एस्टिमेट इज बेस्ड ऑन द बेंचमार्क इंडिकेटर। बेंचमार्क इंडिकेटर के आधार पे प्रोजेक्शन होता है। अगर बेंचमार्क इंडिकेटर पुराने हैं तो नए बेंचमार्क इंडिकेटर चाहिए। लेकिन क्या यही तरीका नहीं चलता है? मेरा सवाल ये है संजय झा, क्या यही तरीका नहीं चलता है? और जो आपकी पार्टी ने कहा, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, उन्होंने नहीं कहा कि असंगठित क्षेत्र में ज्यादा हिट होगा, उन्होंने स्पेसिफिकली जीडीपी की ही बात की। He knows और जीडीपी एक तरीके से कैलकुलेट होता है और उस जीडीपी में 2% की गिरावट की बात उन्होंने की है। अब जब नहीं हुआ है और आप कह रहे हैं कि नंबर ही गलत है, ये बहुत संगीन आरोप है आपका। ये बिल्कुल मैं समझता हूं कि बहुत ही गहरा आरोप है और इसके पीछे बहुत ही मैं समझता हूं कि मजबूत कारण है। सबसे पहले तो आप इस बात को देखिए कि जब से मोदी जी सरकार में आए हैं, इन्होंने एक तरीके से पारदर्शिता का तो गला ही घोट दिया है। आज तक नोटबंदी को इन्होंने कहा कि हाँ एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया है, लेकिन अभी तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये नहीं बताया आम लोगों को कि काला धन गया कहाँ। तो देखिए, जब ये सरकार आंकड़ों के साथ खेल सकती है तो हमको ये पूछना चाहिए कौन सी आंकड़ों के साथ खेल रहे हैं? यहाँ पर आपकी कोर सेक्टर में नकारात्मक ग्रोथ हुई है। I want to question him. आप ये कौन बीच में टोक रहे हैं? जरा उनको बोलिएगा, जरा शांत हो जाए, उनको मौका मिलेगा। सुनील अलग दूसरा बात ये कहूंगा, कोर सेक्टर के आप डिटेल्स देखिए। वहां पर हाँ, मुझे खत्म करने दीजिए। कोर सेक्टर में ग्रोथ कम हुआ है, ये बात कोई नाकार नहीं सकता है। दूसरी बात, नौकरी का तो बात ही भूल जाइए। ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि हमारा ये अनुमान है, उन्होंने कहा था एक डेढ़ महीने पहले कि मार्च तक हमारी रेवेन्यू में 65% का नुकसान होगा और यहां पर बेरोजगारी बढ़ेगी। इसको तो उन्होंने शायद उसका अनुमान किया ही नहीं है। तो जैसे त्यागी जी ने कहा और भट्टाचार्य जी ने कहा था और अरुण जी ने भी कहा है कि ये लग रहा है कि ये एक एस्टिमेट है जिसको ये बाद में बदलेंगे। देखिए, रिवाइज्ड एस्टिमेट भी बाद में आता है। आरबीआई ने तो खुद कहा था कि ग्रोथ 6.8% होगा, ये तो आरबीआई ने कहा था। अब आप देखिए कि इस वक्त यदि सब लोगों ने कहा कि ट्रांजैक्शंस कम होंगे, उसका नकारात्मक असर होगा, ये सर्वे चुनाव के बीच में कुछ और कह रहा है, तो मैं समझता हूं कि चिंताजनक है। नहीं, लेकिन आप इस आरोप का बेसिस क्या है तनेजा जी? इस आरोप का बेसिस क्या? और उस पॉइंट पे अगर क्रेडिट ग्रोथ कम है, अगर कोर सेक्टर ग्रोथ कम है, तो जीडीपी के आंकड़ों में ये क्यों नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है? तमन्ना जी, आप थोड़ा मुझे भी बोलने दीजिएगा। इतना समय दे दिया आपने कांग्रेस को और प्रोफेसर साहब को। देखिए, 3 पॉइंट संजय झा जी ने उठाए हैं। इनका ये कहना है ये फर्जी आंकड़े हैं, जीडीपी के जो आंकड़े हैं इन्होंने कहा ये फर्जी है। जो चीन जिसके आंकड़ों के आगे प्रश्न लगते हैं, उन्होंने कहा ये चीन से भी खराब है। तीसरा, इन्होंने ये कहा कि ये गला घोटते हैं, पारदर्शिता खत्म हो गई इस देश के अंदर। हमने कहा चीन के जैसा बनाइए मत भारत को। सुन लीजिए, संजय झा बीच में मत बोलिए, भारत को चीन के जैसा मत बनाइए। संजय झा चुप रहिए, आप क्यों नहीं बोलने देते हैं? आज तो आप देश का, मैं दर्शकों से आपसे बात करना चाहता हूँ। आप क्या सिखाइएगा? एक मिनट, संजय झा, उन्होंने आपकी पूरी बात सुनी, उन्होंने आपकी पूरी बात सुनी, आप भी उनकी बात सुनिए, एक-एक करके बोलेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आता है संजय झा, चीखने की कोई जरूरत नहीं है। तनेजा जी, आप ही बोलेंगे, आप अपनी बात पूरी कीजिए। संजय झा प्लीज, आप 2 मिनट के लिए चुप रह जाइए प्लीज। संजय झा प्लीज बोलिए, माफी मांगने के लिए यहाँ पर
ठीक तरीके से बोलिए, इनको आप ठीक तरीके से बोलिए, वरना आपको चुप होना पड़ेगा। अरे नहीं भाई, प्लीज लेट्स टॉक अबाउट जीडीपी। आप ईगो क्यों ला रहे हैं इसके बीच में? ओके संजय जी, आपको बहुत झूठ बोल रहे हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा एक मिनट, संजय झा आप रुक जाइए प्लीज। इनके बोलने के बाद आपको मौका मिलेगा। संजय झा का थोड़ा हम ऑडियो कंट्रोल करेंगे। तनेजा जी बोल रहे हैं, उसके बाद आपको पूरा मौका मिलेगा, आई प्रॉमिस। जी तनेजा जी चैनल पे एक मिनट, संजय झा जी प्लीज रुक जाइए। संजय झा का थोड़ा ऑडियो हम कंट्रोल करेंगे। तनेजा जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर हम आएंगे संजय झा के पास। जी बोलिए। आप मुझे अब समय दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि वो बोलिए सर प्लीज किस तरह का आकर के यहाँ पर दंगा करती है, टेलीविजन पर दंगा करते हैं आके। देखिए इन्होंने ये कहा कि ये आंकड़े फर्जी हैं। मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों से कहना चाहता हूँ, पूरे देश की 126 करोड़ लोगों की मेहनत का आंकड़ा और वो पूरा सम होता है जीडीपी। इन्होंने कहा देश के 126 करोड़ लोग फर्जी है। ये है कांग्रेस पार्टी। दर्शकों आपको समझना चाहिए। इन्होंने ये कहा कि जैसे चीन के आंकड़े गलत होते हैं, हमारे भी गलत है। आपकी मेहनत के आंकड़े हैं, ये कह रहे हैं कि आपकी मेहनत जो है फर्जी है। ये कांग्रेस आपको कह रही है। दर्शकों समझिए, भारत के देशवासियों समझिए, सुनिए तमन्ना जी सुनिए, इनके आरोपों को, इनके गंभीर आरोप हैं। इन्होंने ये कहा दर्शकों, इन्होंने कहा कि इस देश में पारदर्शिता नहीं है, ये सारे आंकड़े गलत है। क्या आप ये मानने को तैयार हैं, ये संजय झा जो कांग्रेस की छोटी सी पार्टी के प्रवक्ता है, कि आप लोगों में पारदर्शिता नहीं है, देश में पारदर्शिता नहीं है? ऐसे लोगों को, चुनावी भाषण बंद कीजिए, जवाब दीजिए प्रश्न का। पूरे आप लोग कुछ भी कर सकते हैं देश को गुमराह खराब करना चाहते हैं। चुनाव के लिए आप भी कुछ ओके तनेजा जी अगर आपका पॉइंट हो गया हो, ओके एक तो ये शायद पहली बार हम देख रहे होंगे, और भट्टाचार्य जी, अभय अहमद, सुनील अलग जैसे लोग शायद हैरान होंगे कि जीडीपी आंकड़ा इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। ये शायद पहली बार हमारे राजनीति का ये एक रिफ्लेक्शन है कि जीडीपी, आप ऐसे लोगों को जीडीपी भी पॉलिटिकल हो गया है। सर प्रधानमंत्री जी रैली में जीडीपी की बात कर रहे हैं, जीडीपी की बात प्रधानमंत्री रैली में कर रहे हैं, तो ये है ही एक राजनीतिक मुद्दा। मोदी सरकार के ही अंदर इतने घटिया काम होते हैं। मेरा ये सवाल है, एक तो केसी त्यागी जी जो तनेजा जी कह रहे हैं, एक तो इस बात पर आए कि अगर आप लोग आज कह रहे हैं कि जीडीपी के आंकड़े में गड़बड़ हो सकती है, तनेजा जी आप तमन्ना जी इन्होंने कहा फर्जी है, सही शब्द का प्रयोग करिए। इन्होंने कहा फर्जी है। केसी त्यागी जी से सवाल है मेरा, केसी त्यागी जी का सवाल है। तनेजा जी उसको एक्सटेंड कर रहे हैं कि आप पूरे देशवासियों को फर्जी कह रहे हैं, आप उनकी मेहनत को फर्जी कह रहे हैं, उनके खून पसीने को फर्जी बोल रहे हैं, उनके खून पसीने की 126 करोड़ को नहीं मान रहे हैं, फर्जी बोल रहे हैं। ये है कांग्रेस। इस पर आपका क्या कहना है? केसी त्यागी जी से मेरा सवाल है, उनको बोलने दीजिए प्लीज। नाम खराब तनेजा जी आप प्लीज अब त्यागी जी को सवाल का जवाब देने दीजिए। जी तनेजा जी को मैं पहली बार इतना उत्तेजित देख रहा हूँ। तनेजा जी इस देश से फर्जी बोल दिया, त्यागी जी आपको भी फर्जी बोल दिया, आपको भी फर्जी बोल दिया इन्होंने। अब क्या करेंगे, गुस्सा नहीं आएगा आपको? घबराए हुए हैं, आपको भी फर्जी बोल दिया, घबराए हुए हैं, ये बड़े तनाव और दबाव में है बीजेपी। आप ही अपनी बात केसी त्यागी बोलेंगे अभी, ओनली केसी त्यागी जी बोलिए सर। तनेजा जी, हमारी पार्टी वो पार्टी है और हमारा मुख्यमंत्री वो मुख्यमंत्री है जिसने डिमोनेटाइजेशन को सपोर्ट किया था। डू यू एग्री और नोट? अकेला मुख्यमंत्री देश का आपने किया था, इसलिए ऐसा भी मत समझिए उन्होंने किया था। जी हम ऐसा भी मत उन्होंने किया था, बिल्कुल सही बात है। जो विपक्षी दल हैं उन्हें भी अपनी बात कहने का उतना ही अधिकार है जितना आपको है। आज प्रधानमंत्री ने, चूंकि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हूं, मैं आपको फर्जी कहना आपको कैसा लगा? संजय झा ने आपको आपकी मेहनत को फर्जी कहा, आपको कैसा लगा? एक मिनट तनेजा जी, ये थोड़ा ना एक्सटेंड कर रहे हैं, आप स्ट्रेच करें आर्ग्यूमेंट को। तनेजा जी, आपने तो भारत के 125 करोड़ लोगों को लूटा है, देश पर सवाल उठा रहा है, आपने भारत के 125 करोड़ लोगों को लूटा है। एक हद के बाद नहीं चलेगा, इसका मतलब है कि कोई सरकार से सवाल पूछ ही नहीं सकता क्योंकि वो देश से सवाल पूछ रहा है। एक मिनट त्यागी जी एक वैलिड पॉइंट रखना चाह रहे थे, सवाल पूछिए। त्यागी जी वैलिड पॉइंट रखना चाहते थे, त्यागी जी कंप्लीट कीजिए प्लीज संक्षेप में सर जी। पूरे देश को वो अलग चीजें हैं। तो मैं तनेजा जी आपके बजाय अपने मित्र सुनील अलग जी को ही मैं एड्रेस करना चाहता हूं। सुनील जी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो मेरे पास है वो जीडीपी का 7.1 हिस्सा अकाउंट करता है।
और डिमोनेटाइजेशन के बाद इसके स्टॉक प्राइस में 12% तक की गिरावट देखी गई। ये सरकारी आंकड़ा है। टू व्हीलर सेल जो है कुड बी अफेक्टेड बाय 40 to 45%। जेम्स और ज्वेलरी में 80% का कारोबार, हम भी गांव के लोग हैं, शहर में आते हैं ब्याह शादी में खरीद फरोख्त के लिए, उसमें भी वो सारा कैश में होता है, वो भी प्रभावित हुआ है। मेरा ये कहना है कि एक व्यू पॉइंट जी आपका हो सकता है और ये सीएसओ का भी हो सकता है। रघुराम राजन भी इस देश के रहे हैं बैंक के गवर्नर। गेहूं का भाव मैंने गेहूं का बताया अभी आपको, 2 साल के जो सूखे और बाढ़ थे उसके मुकाबले में बड़ा है, लेकिन जो अनुमान था उसके अनुमान में कम हुआ। तो मैंने और संजय झा ने तो कम कर नहीं दिया। ये सरकारी आंकड़े हैं। और जब प्रधानमंत्री चुनाव में मैंने जीडीपी बढ़ाई है इसलिए मुझे वोट दो, तो मुझे संजय झा को एज ए अपोजिशन पार्टी एक्टिविस्ट ये बताने का भी देश को अधिकार है कि जो मोदी जी कह रहे हैं एक पॉइंट वो है और दूसरा पॉइंट ये है जो हम बता रहे हैं। आईएमएफ की भी रिपोर्ट सुनील अलग से सवाल था। आपको बताया है। सुनील अलग जी, इनके साथ बस एक चीज मैं जोड़ना चाहती हूँ। क्या ऐसा हुआ नहीं है कि जो एस्टिमेट्स दिए जाते हैं और वो सदियों से है, इस सरकार की बात नहीं है, चिदम्बरम जी के सरकार में जब वो वित्त मंत्री थे हर बजट में पूछा जा रहा था कि क्या मेरा कंक्लूड नहीं हुआ अभी तमन्ना जी, क्या कैलकुलेशन में जगलरी हो रही है? सर सुनील अलग से मैं सवाल पूछ रही हूँ, एस्टिमेट्स रिवाइज होते हैं, एस्टिमेट्स रिवाइज होते हैं, ये भी हो सकते हैं। एक तमन्ना जी, अच्छा त्यागी जी आप लास्ट पॉइंट कर दीजिए फिर मैं, अरे यार संजय जस्ट हैंग ऑन फॉर अ सेकंड यार, संजय प्लीज। अच्छा एक लाइन बोलना चाहते थे। हाँ चलो त्यागी जी आप खत्म करिए। हाँ और सुनील जी, हाँ जी, एज ए सोशलिस्ट आई डिसएग्री विद संजय झा एंड विद तनेजा जी आल्सो। श्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 8.3% तक की जीडीपी थी और उस समय हिंदुस्तान के अंदर गरीब और अमीर के बीच का बहुत ज्यादा इतना फर्क कभी नहीं हुआ। सहार के जो डिजर्ट के लोग हैं उनसे बुरी हालत एचआर के मामले में हमारे मुल्क के लोगों की होगी, लेकिन आप उससे एग्री नहीं करेंगे बिकॉज यू आर नॉट ए सोशलिस्ट। नहीं अब त्यागी जी अब मैं बोलने वाला हूं। देखिए आई थॉट कि सीएनबीसी आवाज पे कोई बिजनेस डिस्कशन होने वाली है, ये तो पॉलिटिकल डिस्कशन पे आप चले गए हैं, नहीं तो मैं आता ही नहीं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि यस आपको अब वे वी कैलकुलेट जीडीपी एक और डिबेट हो सकती है, हाउ टू करेक्ट इट। इतने सालों से चले जा रहे हैं। अगर मनमोहन सिंह जी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर थे, अगर 2% अगर उनका ले लें तो मतलब दिसंबर में हमारा 5% होना चाहिए था ना। 8% इन अक्टूबर, 8% इन नवंबर विल गिव मी 5% इन दिसंबर। आप 8% मानते हैं कि नवंबर में हुआ था? आप मानते हैं कि अक्टूबर में हुआ था? नहीं मानते हैं ना। फिर द क्वेश्चन इज व्हेन यू डू, आई वाज माई सेल्फ सेइंग विल बी अराउंड 6.9, 0.1 का तो फर्क हो सकता है। आप एस्टिमेट 7 कर रहे हो, जब एक्चुअल फिगर्स आए तो 6.9 हो सकता है, उसके ऊपर डिबेट हो सकती है। लेकिन ये कहना कि भाई साहब आप सब कैलकुलेशन ही रॉन्ग है, फर्जी फिगर्स हैं, तो फिर तो आप पॉलिटिकल डिबेट पे लेके जा रहे हैं। मैं पॉलिटिकल डिबेट पे नहीं आया हूं आज। आप जो कह रहे हैं ऑटोमोटिव जो कह रहे हैं, दिसंबर के महीने में हमेशा प्रोडक्शन गिरती है उनकी सर, क्योंकि गाड़ियां जो 2000 एट द एंड ऑफ द ईयर उनका सेल नोबडी वांट्स टू बाय, दे ऑल इंक्रीज प्रोडक्शन इन जनवरी। अगर आप साल भर देखें तो देयर हैज बीन सम इंपैक्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीरो हुआ है, लेकिन ये कहना कि 2% गिर गया है, 2.5% गिर जाएगा, और वो जब नहीं हुआ है 0.1, 0.2, ये हो सकता है। लेट्स डिस्कस। काउंटर सवाल आपके लिए। नोटबंदी के बाद एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हुआ इकोनॉमी में। आपका 86% कैश स्क्वीज हुआ, उसका असर हुआ अनऑर्गेनाइज या ऑर्गेनाइज सेक्टर पे। आप बोले अलग अलग आंकड़े आए जो अलग अलग तस्वीर दिखा रहे हैं, जॉब्स गई, कंजम्पशन उसके बेसिस पर आज तमाम बड़े अखबार आप कहे, इकोनॉमिस्ट कहे, वो नहीं कह रहे कि आंकड़े फर्जी हैं, लेकिन वो एक सवाल या निशान जरूर लगा रहे हैं। सुनील अलग जी, आई एम सेइंग कि अगर सवाल लगा रहे हो तो लेट्स डिस्कस दैट सो दैट वी चेंज द सिस्टम। अभी तो नहीं है ना, यू कैन नॉट चेंज द सिस्टम जो सालों से चला आ रहा है। यू आर क्वेश्चनिंग दैट। मैं भी कह रहा हूं अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो लेट्स चेंज इट फॉर द फ्यूचर। वो तो मैं भी डिबेट करूंगा सबके साथ, इकोनॉमिस्ट के साथ।
हाउ कम इतने इकोनॉमिस्ट, क्वाइट अ लॉट ऑफ इकोनॉमिस्ट सेड कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है। सम इकोनॉमिस्ट सेड, जो मैं तो उस वक्त भी जब आपके शो पे आया था मैं कह रहा था मेरा ओपिनियन ये है, किसी और का ओपिनियन, लेट्स रिस्पेक्ट इट, फिगर्स विल शो व्हाट इट इज। ओके, लेकिन वैसे आप राजनीतिक डिबेट से पहले कभी हटे नहीं पीछे। नहीं, पर मैं तो कह रहा हूं लेट्स डिस्कस द इकोनॉमिक एंगल, लेट्स नॉट डिस्कस मोदी जी ने क्या कहा, ये वो कांग्रेस पे चले गए। फैक्ट ये है कि ये एक पॉलिटिकल इशू भी बन चुका है, क्योंकि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 2% गिरेगा। नहीं गिरा ना। आज मोदी जी कह रहे हैं कि देखिए हार्वर्ड छोड़िए, हार्डवर्क देखिए, तो है एक पॉलिटिकल इशू। आप इससे नहीं पीछे नहीं, 2% गिरने का मतलब 5% में यू हैव टू गेट 5 इन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्या बात कर रहे हैं आप? प्रोफेसर अरुण कुमार, जो बेसिक यहाँ पर काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि अगर सिस्टम खराब है तो वो आज से खराब नहीं हुआ है। करेक्ट, दैट्स ऑल। सिस्टम पहले से खराब था, तो आज ये कहना कि सिस्टम में ही गड़बड़ है, ठीक है, लेकिन इस संदर्भ में वो वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है, क्योंकि सिस्टम तभी भी वैसा ही था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि 2% जीडीपी गिरेगी। करेक्ट, उनको मालूम था कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जी नहीं, देखिए आर्ग्यूमेंट फर्क है। आर्ग्यूमेंट ये है कि जो मेथडोलॉजी अक्टूबर 2016 तक लागू थी, वो मेथडोलॉजी नवंबर 2016 से लागू नहीं हो सकती, क्योंकि जो स्प्लिट हो गया है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बीच में, उसकी वजह से मेथडोलॉजी बदलनी पड़ेगी। तो जो मतलब आंकड़े हैं, अगर आप देखें किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, तो उसमें दिखाया कि पिछले साल का जो आंकड़े होते हैं उनको प्रोजेक्ट किया जाता है। अगर पिछले साल के आंकड़े प्रोजेक्ट होंगे तो उनका बेसिस अलग होगा अक्टूबर से पहले और नवंबर के बाद में। तो जो मेथडोलॉजी बदलनी है जो पोस्ट डिमोनेटाइजेशन, वो मेथडोलॉजी को जो सीएसओ को बदलना चाहिए, और इसीलिए सीएसओ और जो चीफ इकोनॉमिक स्टैटिस्टिशियन है वो बार बार कह रहे हैं कि अभी हमें पता नहीं कि डिमोनेटाइजेशन का कितना असर हुआ है, और वो असर कैसे पता लगेगा जब तक कि सर्वे नहीं होंगे, जब तक कि और डेटा नहीं आएगा। तो जो डेटा अभी तक आया है उसके आधार पे चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ व्यू लेना चाहती हूँ। प्रोफेसर अरुण कुमार कह रहे हैं कि जो अक्टूबर तक चलता था वो नवंबर में आप लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरे मापदंड ही आपको बदलने पड़ेंगे। ये नया एक नई तस्वीर निकल कर आई पोस्ट नोटबंदी, और प्री नोटबंदी वाले जो कैलकुलेशंस हैं वो नहीं चलेंगे। और वो मनमोहन सिंह जी को नहीं मालूम था। जो आप रेस कर रहे हो, वो जब दिसंबर में कह रहे थे उनको नहीं मालूम था। वो अलग है, अरुण कुमार वो मैं कह रहा हूँ, अरुण कुमार जी को मैं कह रहा हूँ, उनको किसी को नहीं मालूम था ये। अब आया है सब जनवरी और फरवरी में। अब उस थियोरी से क्या आप अग्री करते हैं? नहीं, देखिए थ्योरी हर इकोनॉमिस्ट का इट इज हिज राइट टू कम आउट विद द थ्योरी। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट ऑफ द स्टेचर दैट आर सिटिंग देयर। मेरी सीधी सी बात है कि ये जो पहले तो जो जीडीपी का नंबर है, फॉर योर अगेन आई रिपीट एंड रिक्वेस्ट फॉर योर पॉलिटिकल गेन्स, उसको प्लीज अब मिलाइन मत कीजिए। एब्सोल्युटली। आपको फिर पता भी नहीं है जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है, वो एक संस्था से नहीं होता है। अबाउट सेवन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस दैट गेट इनटू दैट। अनलेस आप कहते हो कि सबको मैनिपुलेट किया गया, तब तो आप देश को बेच रहे हो। दूसरी बात ये, अगर आप कंपनी रिजल्ट्स देखें फर्स्ट क्वार्टर के, देयर इज नो एविडेंस, एम्पिरिकल एविडेंस टू शो। हालांकि अगर आप मानते हैं कि सब कंपनीज को मोदी जी ने मैनिपुलेट कर लिया, फिर 15 to 20% ग्रोथ दिखा रहे हैं, वो कहां से दिखा रहे हैं? तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन है। मैं हैविंग सेड दैट, आई स्टिल बिलीव कि जीडीपी पे इफेक्ट पड़ा है। ये सुनिए प्लीज इसको एक मिनट। जीडीपी पे इफेक्ट पड़ा है, लेकिन आप प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो रिपोर्ट नहीं होता था, बिकॉज ऑफ डिजिटल, बिकॉज ऑफ वाई, दैट गेट्स रिपोर्टेड। बिल्कुल, अगर गिरा भी है तो वो मोर देन कंपनसेट हो गया। सो ओवरऑल आई स्टिल बिलीव दैट ए जीडीपी हैज गॉन डाउन, मे बी नॉट व्हाट डॉक्टर अरुण कुमार अग्री नहीं करते हैं, 0.6 to 0.8%, आई स्टिल बिलीव। बट वो जी प्रोफेसर अरुण कुमार। जी हाँ, देखिए कई चीजें हैं। एक तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके बारे में डेटा हम कैसे लेते हैं, वो हम लेते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के प्रोपोर्शन में। तो अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर का ही प्रोपोर्शन मान के चलेंगे, तो अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ रहा है तो हम मान लेंगे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बढ़ रहा है। और ये तो जो मेथडोलॉजी में दिया हुआ है, मैं तो अभी आपको कोट कर रहा था, मेथडोलॉजी में लिखा है दो तरीके हैं। एक तो हम जो आईआईपी का डेटा ले लेते हैं, जो आईआईपी का डेटा ऑर्गेनाइज सेक्टर का होता है, और उसी हिसाब से मान लेते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी चल रहा है। और दूसरा जो यहां पे लिखा है कि हम प्रोजेक्ट करते हैं एनुअल फिगर और क्वार्टरली फिगर,
वो पिछले साल के अनुमान के अनुसार से हम उसको प्रोजेक्ट कर लेते हैं। जो नवंबर के बाद की स्थिति है वो पिछले साल की स्थिति है ही नहीं, और जो पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स बदल गए हैं कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में स्प्लिट हो गया है। तो इसलिए तो मैं मेथडोलॉजी की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आ जाए। लेकिन जो केसी त्यागी जी और संजय झा कह रहे हैं वो अलग बात कह रहे हैं। केसी त्यागी जी, आपने कहा कि देखिए यूपी चुनाव के बाद रिवाइज होकर आ जाएंगे फिगर, तो आप कह रहे हैं कि जो मेथोडोलॉजी में एक अलग राय हो सकती है, क्या उसके आड़ में सरकार अच्छे जीडीपी फिगर दिखा रही है ऐसे समय पर जब चुनाव होने वाले हैं? क्या ये आपका आरोप है? मुझे आप कह रहे हैं ना? जी त्यागी जी, अभी तो मूडी का भी मूड देखना बाकी है हमें। मूडी की रिपोर्ट तो आई नहीं है अभी। HSBC का मैंने आपको बताया है, और मैंने आपको अभी IMF का बताया है? और पता नहीं मूडी का कब मूड खराब हो जाएगा, उसकी रिपोर्ट आनी है, वो भी आप लोग देखेंगे। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसको चुनाव का मुख्य मुद्दा बनाया, उन्होंने आज जितनी भी सभाएं की उसमें डॉक्टर अमृत सेन को उन्होंने अटैक किया, अपनी नई आर्थिक नीतियों की उन्होंने तारीफ की, तो उसमें हमें भी तनेजा जी ये कहने का अधिकार है कि आप ऐसा सोचते हो ये अच्छा है, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं। और अभी हमारे एक दोस्त कह रहे हैं कि ये तो देश को बेच दिया। इतने हार्ड शब्द तो नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। हम तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, हम कर सकते हैं। आप तो पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं, आपके मुंह से ऐसी भाषा अच्छी नहीं लगती। आप हुए, सुनील जी हुए, हम तनेजा जी और संजय झा तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, हम तो कुछ भी आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन आप लोगों को तो भाषा में संयम बरतना चाहिए। देश को बेचने का आप संजय झा और हमारे पे आरोप कैसे लगा सकते हैं? ये तो बहुत ही हार्ड हिटिंग अटैक है आपका। आप डिसएग्री कर सकते हो, आप कह सकते हो कि हमारे जो आंकड़े हैं वो सही नहीं है, लेकिन इतना भयंकर आरोप कैसे आप अपने एक्टिविस्ट के बारे में लगा सकते हैं? तमन्ना जी मैं कुछ कहना चाहूंगा। सर, जब आप एक सीमा को पार कर जाते हैं, भले आप पॉलिटिशियन हो, भले आप ज्ञानी हो, लेकिन एक देश की सीमा रहती है, गरिमा रहती है, उसको प्लीज पार मत कीजिए। क्योंकि जीडीपी कैसे नहीं, हमारे यहाँ पार्लियामेंट में भी ये सब इस्तेमाल नहीं होता। तो आपका कहने का मतलब अनपार्लियामेंटरी वर्ड। नहीं, एक मिनट। नहीं, जितनी भी कंपनीज, आप कहने का मतलब, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहा। आपके कहने का मतलब है का बयानबाजी क्या है? पूरे देश में तोहमत लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं रिस्पॉन्स नहीं करूं। दो तीन चीजें जो निकल कर आई हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। एक मिनट। क्या हार्ड और हार्श लैंग्वेज कहना चाहूंगा यूज करने का हक सिर्फ नेताओं का है? सिर्फ नेता ही इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं? हाँ, तमन्ना जी पार्लियामेंट के अंदर तमन्ना जी नॉट अ पार्लियामेंटेरियन सर। ओके, और दूसरा सवाल जो अभय ऐमा को काउंटर करता है, क्या देश के CSO पर सवाल उठाना मतलब आपने देश को बेच दिया है? यानी कोई भी सवाल उठाना मतलब आप देशद्रोह हो गए हैं? क्या ये भी कहना सही है? इस सब पर हम आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद एक और बड़े सवाल के साथ। क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में अब जीडीपी भी एक मुद्दा बन गया है? नोटबंदी का यूपी में क्या असर होगा, इस पर हम आएंगे ब्रेक के बाद। जाएगा नहीं। क्या नोटबंदी पर ग्रोथ की मोहर लगी है? याद कीजिए कि नोटबंदी के बाद बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने, रेटिंग एजेंसियों ने, रिसर्च कंपनियों ने और राजनेताओं ने भी ये अंदाजा लगाया था कि जीडीपी में भारी भरकम गिरावट होगी, 2 से 4% की गिरावट का अंदाजा लगाया। सीएसओ के जो आंकड़े आए उसके मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है। 7% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया हुआ है Q3 में, जो कवर करता है नोटबंदी के पीरियड को। हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये लोग गलत साबित हुए हैं? इसके बाद चर्चा में हम लगे हुए हैं। तनेजा जी, जो क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है वो इसलिए भी उठाया जा रहा है टाइमिंग को लेकर, और इस बात को लेकर जो पॉइंट केसी त्यागी जी बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपने रैली में जीडीपी की बात क्यों कर रहे हैं? अब तक नोटबंदी की बातें आप लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान नहीं कर रहे थे। अब जब आंकड़े आए हैं जो आपको सूट करते हैं, तो क्या फिर से ये मुद्दा बन गया है सर? तमन्ना, देखिए बड़ी अजीब सी बात है। OECD
है ना, जिसका पेरिस में हेडक्वार्टर है, जो संपन्न देश है, उनकी संस्था है, कल उन्होंने कहा 7%। उन्होंने कहा वो तो हमारी सुनेंगे भी नहीं अगर हम चाहें भी तो। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो डेटा आए हैं, इस तरह के डेटा आते हैं सीएसओ के, पहली बार थोड़ी ना आए हैं। अगर कोई ऐसी बात हुई जिसको लेकर के सब विपक्षी दलों एक दो को छोड़ करके, त्यागी जी की पार्टी उसमें शामिल नहीं है, उन्होंने हमारे सामने कितने बड़े सवाल लगाए, कितने हमारे सामने हमारी निष्ठा पे सवाल लगाए, हमारी योग्यता पे सवाल लगाए। किसी ने रेन कोट पहन के लगाए, किसी ने एयर इंडिया के फ्लाइट से फ्री टिकट लेकर के आए हार्वर्ड से यहां चल के उन्होंने लगाए। तो अब उसके बाद उसका हम जवाब नहीं दें? और दूसरी, आपने ये बात की जनता को, देश के प्रधानमंत्री जो जनता है उससे जब संवाद कर रहे हैं उसके बारे में नहीं बताएंगे? आप ही के वो प्रचार कर रहे हैं सर, चुनाव में वो प्रचार कर रहे हैं, वो चुनाव में प्रचार कर रहे हैं सर, इसलिए सवाल उठ रहा है। नहीं, मुझे अरे कमाल की बात कर दी। जब आपने जगह जगह जाके ये कहा, आप क्या मुझे गारंटी दे रही हैं कि अखिलेश जी ने या राहुल जी ने कहीं पे नोटबंदी की बात नहीं करी? तमाम रैलियों में बात की है, हर रैली में कहा है कि लाइन में खड़े हो रहे हैं। आप मुझे बोलने दीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए सवाल। अच्छा, उन्होंने करी है, अब जो फिगर आई है उसका वो जवाब दे रहे हैं कि भाई देखिए कितना गलत था। संसद के पटल पे भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने क्या कह दिया था, 2% कम हो जाएगा, है ना। और सुनिए एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट, थोड़ा मुझे भी समय दीजिए, मैं आप 20 मिनट के बाद आपने मौका दिया है। और दूसरी बात यह है, दूसरी तमन्ना जी बात देखिए, आप प्रश्न लगा सकते हैं, आप कह सकते हैं कि भाई मेरा विचार ये है, मेरा एनालिसिस ये, हर एक को हक है, क्यों नहीं, करिए आप। लेकिन मेरा ये कहना कि 100 मेरा, अच्छा दूसरा ये कह देना कि भाई देखिए जीडीपी होता क्या है, हर भारतवासी का खून पसीना मेहनत का निचोड़ उसे जीडीपी बोलते हैं। ये कह देना कि हर भारतवासी का खून पसीना और मेहनत फर्जी है, कितना बड़ा अपमान है देश का। संजय झा रिस्पॉन्ड करेंगे, जी संजय झा। आपने अपने चैनल को यूज करने दिया भारत के हर भारतवासी का इस तरह। नहीं, तो संजय जी डोंट बी सो ड्रामेटिक। जीडीपी के आंकड़े सीएसओ जारी करता है और सीएसओ आपकी सरकार के अंडर है, इसलिए इस पे सवाल उठाया जा रहा है। हमको बोलने नहीं, संजय झा, हमारी सरकार का मतलब ये नहीं है। संजय झा जवाब देंगे, जी संजय झा। तमन्ना जी, हाँ जी, तमन्ना, हाँ ठीक है, तमन्ना जी, मैं तो यही कहूंगा कि आम भारत के 125 करोड़ लोगों का जो कहते हैं ना खून पसीना मेहनत, उनके आंसू, उनके सारे पैसों को जो सरकार लूटकर अंबानी और अदानी को दिया, उनके लिए ये आंसू बहा रहे हैं। ये सबसे फरेब और झूठी है ये भारतीय जनता पार्टी। और मैं आपको उदाहरण, सबसे बड़े फरेब आप झूठ, ये जितने आपने जो लोन दिए वो सब आपके टाइम में कांग्रेस पार्टी, अडानी को लोन आपके टाइम में दिए, विजय माल्या को लोन, मैं आपको मैं आना चाहती हूँ जीडीपी के आंकड़ों पर मैं आना चाहती हूँ। किसने दिया? अडानी को लोन किसने दिया? एक मिनट प्लीज, आई वांट टू टॉक टू संजय झा अबाउट जीडीपी फिगर्स। विजय माल्या को लोन आपने, तनेजा जी रुक जाइए, तनेजा जी रुक जाइए। संजय झा आपका चैनल आकर के झूठ बोले, संजय झा गलत बात है। इन्होंने ये कहा कि हर भारतवासी की मेहनत जो है। एक मिनट तनेजा जी रुक जाइए, तनेजा जी प्लीज, तनेजा जी प्लीज रुक जाइए, तनेजा जी। संजय झा, तनेजा जी का ऑडियो थोड़ा कंट्रोल करेंगे। संजय झा, आप कहती है एक कहावत है, नाच ना आए आंगन टेढ़ा। यही मापदंड है जीडीपी को आंकने के। सीएसओ इसी तरह का काम करते रहा है। और आपको याद होगा सर, जब पी चिदम्बरम जी वित्त मंत्री थे, उनके बजट के बाद भी ऐसे सवाल उठाए हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट वो दिखा रहे हैं, क्या वो असली है या नहीं, या कोई आंकड़ों की जादूगरी हो रही है, क्योंकि आपने अपने लिए एक गोल सेट किया है। लेकिन आज आपका कहना कि ये पूरा सिस्टम ही फर्जी है, और अभय आयमा के हार्श लैंग्वेज पसंद नहीं आई होगी, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने जब आप एक सवालिया निशान लगा रहे हैं भारत की ग्रोथ पर, तो उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होते हैं सर। सवाल नहीं लगा, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होते हैं। आप फेक कह रहे हैं भारत की जीडीपी ग्रोथ जी। मेरी बात सुनिए जी, आप इस पर ही जवाब दीजिए। हर भारतवासी को फेक कह रहे हैं, हर भारतवासी को फेक कह रहे हैं। तनेजा जी उनको जवाब देने दीजिए प्लीज। सुनिए जरा 2 मिनट जी, सुनिए 2 मिनट चुपचाप से सुनिए। हाँ,
देखिए एक मिनट, मैं तो कहूंगा कि भारत की जीडीपी का किस तरीके से उसका जो कैलकुलेशन होता है, इस पे बहुत जब से ये सरकार ने उसको बदला है उस पर प्रश्न पूछे गए हैं। रघुराम राजन हो, मनमोहन सिंह जी हो, बाय द वे ये जो नया सर्वे पर जो प्रोजेक्शन है इस पर ढेर भारत, अरे जरा बीच में चुप रहो यार, अरे जरा चुप रहो। भारत के ढेर सारी इकोनॉमिक उनको खत्म करने दीजिए, एक एक करके बोलेंगे, समय उसमें बर्बाद हो रहा है तू में। चुपचाप रहो जी, लंबी सांस लो, चुपचाप रहो, थोड़ा पानी पियो जरा। मैं तो यही कहूंगा कि इस पर आज देखिए ढेर सारे अखबार भारत के, अरे भाई मैं पानी पी लेती हूँ, भारत के वरिष्ठ पत्रकार लोगों ने अरे काहे बीच में टोकते हैं। अच्छा एक लाइन में बताइए आप क्या बोल रहे हैं। तनेजा जी बीच में नहीं बोलेंगे, आप कंप्लीट कीजिए। तो महाचोर का ये तो मिसाल नजर आ रहा है। हाँ, मैं तो देखिए तमन्ना जी, मैं समझता हूं कि हर लोग जो भी यहां प्रश्न पूछे इस सरकार में वो देशद्रोही बन जाता है। आज तो एक बेचारी 20 साल की लड़की, उनको भी इन्होंने देशद्रोही बना दिया है। हम लोग यहाँ प्रश्न पूछे तो हम लोग देशद्रोही बन गए। हम गुरमेहर कौर की बात नहीं कर रहे हैं, गुरमेहर कौर की बात नहीं कर रहे हैं, गुरमेहर कौर की बात नहीं कर रहे हैं। आप सॉरी संजय झा जी, मैं आपको मौका दे रही हूँ, हमारा हक मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं। मैं आपको मौका दे रही हूँ लेकिन आप मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं। सवाल ये है कि जैसे प्रोफेसर अरुण कुमार आज कह रहे हैं कि मेथोडोलॉजी गलत है, मेथोडोलॉजी को रिवाइज करना चाहिए। भारतवासी फर्जी, आप ये कहा संजय झा? क्या नहीं, एक मिनट संजय झा जी, अगर आपकी पार्टी वाकई मानती है कि सीएसओ ने जो अनुमान दिए हैं वो गलत है, क्या आप कोर्ट मूव करने को तैयार है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए? क्या आपको इस पर एक्शन लेना चाह रहे हैं? लेकिन या ये फिर चुनावी सीजन में बस एक हथियार है? देखिए हम तो समझते हैं कि ये जितने भी आंकड़े इन्होंने पेश किए हैं ये बाकी लोगों की अपेक्षा के अलग है। इसका कारण मैं समझता हूं कि इस पर जरूर गौर करना जरूरी है, क्योंकि मैं आपको उदाहरण दूंगा। मोदी जी ने कल उत्तर प्रदेश में कहा कि कानपुर का जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था वो आतंकवादी था, और आज भारत की ही रेलवे मिनिस्ट्री कहती है कि वो गलत बात है। मोदी जी प्रोफेसर अरुण कुमार आखिर के 30 सेकंड है मेरे पास और सबका मैं ऑडियो कंट्रोल करूंगी। मैं चाहती हूँ सिर्फ प्रोफेसर अरुण कुमार, क्योंकि उन्होंने ब्लैक मनी पर काम किया है, जीडीपी की वो बात कर रहे हैं। सर, जीडीपी के आंकड़ों पर सवाल उठाना ठीक है शायद एक मर्यादा में, लेकिन अगर आप कहते हैं कि ये फर्जी है, क्या ये भारत की ग्रोथ स्टोरी पर ही एक शैडो नहीं बना देता? नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी जो कहा जा रहा है कि नोटबंदी ऐसी चीज थी जो पहले कभी नहीं हुई जी, इसीलिए जो मेथोडोलॉजी है जो जीडीपी को एस्टिमेट करने की उसको बदलने की जरूरत है। क्योंकि अभी तक ऐसा होता था कि जो संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र थे वो एक साथ चलते थे, लेकिन सबसे बड़ा अटैक जो हुआ डिमोनेटाइजेशन का वो हुआ असंगठित क्षेत्र पे, और वहां पे सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो इसलिए संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र बराबर नहीं चल रहे हैं। और जितनी भी हमारी मेथोडोलॉजी है वो पिछले साल का प्रोजेक्शन होती है अगले साल पे, तो जो पिछले साल में हुआ वो अब तो नवंबर दिसंबर के बाद तो लागू नहीं है। इसलिए जो सीएसओ भी है, जो हमारे जो स्टैटिस्टिशियन है, वो भी कह रहे हैं कि अभी हमें पता ही नहीं कि पूरा असर क्या हुआ। तो जब पता नहीं है पूरा असर क्या हुआ, अगर किसी को पता नहीं कि पूरा असर क्या हुआ, तो फिर एक खेमा क्यों इसको बता रहा है कि ग्रोथ पर मुहर है, और फिर दूसरा खेमा इसको फर्जी क्यों बता रहा है? क्या जीडीपी आंकड़ों में भी अब राजनीति होगी? 75% लोग कहते हैं कि आलोचक गलत साबित हुए हैं। किस हद तक असर पड़ता है जीडीपी का और नोटबंदी का उत्तर प्रदेश जैसे चुनाव में, ये भी देखने को अब बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।